हमें 10 लाख से ऊपर बिजनेस के लिए लोन चाहिए और हम किसी भी बैंक में अप्रोच करते हैं। हमें वो फॉर्म मिलता है जिसको हमें भर के बैंक में देना है अपने लोन के लिए, और अब ये फॉर्म देखकर हम घबरा जाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता इस फॉर्म में क्या डिटेल्स भरनी है, कैसे भरनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदि और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 लाख से ऊपर का बिजनेस लोन का फॉर्म कैसे भरा जाना है। यहां मैं आपको ये बता दूं कि 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए एक कॉमन फॉर्म है, एक जैसा फॉर्म है जो कि हर बैंक में लागू होता है। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहां मैं जो फॉर्म भर रहा हूं, इसको देखकर, इसको सीखकर आप किसी भी बैंक में 1 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए जा सकते हैं और यही फॉर्म वहां पर काम आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, यहां पर आपने अपनी फोटो लगानी है और फोटो के ऊपर से साइन करने हैं। साइन आपने बैंक में जाकर ही करने हैं, बैंक मैनेजर के सामने करने हैं। अब इसके आगे जो डिटेल भरनी है मैं आपको रेड कलर के फॉन्ट में भर के दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आएगा कि आपको क्या क्या डिटेल कैसे कैसे भरनी है। इस स्क्रीन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और हम इस फॉन्ट को रेड कर लेते हैं। सबसे पहले डेट आ जाती है, यहां पर डेट भरिए जिस दिन आप ये फॉर्म बैंक में जमा करने जा रहे हैं या ये फॉर्म भर रहे हैं। अब यहां आपकी फर्म का नाम आएगा। मेरी फर्म का नाम मान लीजिए श्याम टेक्सटाइल्स है। मैं इसमें कपड़े का व्यापार करता हूं, अभी तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और अब मैं फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाला हूं। यहां पर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा। मेरा जो ऑफिस है वो मैंने अपने घर पर ही बनाया हुआ है। मेरी जो फैक्ट्री है वो मेरी कहीं और है, लेकिन जो मैं ऑफिस का एड्रेस जो मेरा है वो मेरे घर का एड्रेस है, तो वो घर का एड्रेस मैं यहां पे फीड करूंगा। इस तरह से आपने अपने घर का एड्रेस यहां पर फीड करना है। आगे हमें भरना है अपनी फैक्ट्री का या अपनी शॉप का एड्रेस, वो भरिए। जरूरी नहीं है कि आपका ऑफिस और आपकी फैक्ट्री एक ही जगह पर हो, अलग अलग हो सकती हैं। अगर एक ही जगह पर है तो आपका दोनों जगह कॉमन एड्रेस आ जाएगा। चौथे कॉलम में हमें भरना है कि क्या हम SC, ST, OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो आप यस को सिलेक्ट करें और यदि ऐसा नहीं है तो आप नो को सिलेक्ट करें। जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं उसको आप टिक कर लें। इसके बाद यदि आप इसमें यस सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके आगे आपको बताना होगा कि इसमें से आप किस कम्युनिटी में आते हैं। SC, ST, OBC या माइनॉरिटी, जिस भी कम्युनिटी के अंदर आप आते हैं उसे सिलेक्ट करके आप उस पर टिक मार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपने टेलीफोन नंबर देना है। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप लैंडलाइन नंबर यहां पर दीजिए, नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। लैंडलाइन नंबर होना कंपलसरी नहीं है। आगे हमें देना है अपना ईमेल एड्रेस। यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस दें। इसके बाद मोबाइल नंबर हम ऊपर ऑलरेडी दे चुके हैं। आप वही मोबाइल नंबर यहां पर कॉपी कर सकते हैं, या आपका अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप वो मोबाइल नंबर यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आपका पैन कार्ड का नंबर आ जाता है। ये सभी डिटेल्स कंपलसरी हैं, इसलिए आप कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें, हर कॉलम को आप भरें। जो भी कॉलम आपको लगता है जो आपके लिए लागू नहीं होता, आप पर एप्लीकेबल नहीं है, आप उस पर नॉट एप्लीकेबल या लागू नहीं लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगले कॉलम में भरना है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे बिजनेस का स्वामित्व, हमारा बिजनेस का ओनरशिप किस तरह की है। इंडिविजुअल है, जॉइंट है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जिस भी तरह की ओनरशिप है। यहां पर मेरी जो फर्म है वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो मैं प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद है डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया, आपने वो यहां पर भरना है। ये मेरे बिजनेस की डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। हो सकता है आपका बिजनेस बिल्कुल नया हो, आपने अभी स्टार्ट ही ना किया हो, तो आप जिस डेट को आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं वो डेट यहां पर भर सकते हैं। इसके बाद है स्टेट, जिस प्रदेश में आप काम कर रहे हैं आप वो स्टेट भरें।
अगले कॉलम में हमें भरना है सिटी वेयर लोन इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो लोन आप लेने जा रहे हैं वो कौन से शहर में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप यहां पर भरिए, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो भरिए। इस तरह से आपने सिटी और डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। इसके बाद है ब्रांच वेयर लोन इज रिक्वायर्ड, यानी कि आप बैंक की किस ब्रांच में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो ब्रांच का नाम आप यहां पर दे सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक कॉमन फॉर्म है, हर बैंक में ये फॉर्म काम आएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए तक के बिजनेस लोन के लिए और 10 लाख से ऊपर के लोन के लिए। 10 लाख तक के लोन के लिए मुद्रा का फॉर्म है, जिसको भरना मैं पहले ही अपने एक वीडियो में सिखा चुका हूं, आप जाकर वो देख सकते हैं। अब आपने अगले कॉलम में भरना है प्रोप्राइटर का नाम, यानी कि बिजनेस के मालिक का नाम। तो यहां पर आप नाम भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, फादर का नाम, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आपका मोबाइल नंबर। ये कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपने भरी। इसी में आगे बढ़ते हुए पर्सनल डिटेल्स में अब आपने अगले में भरना है आपका पैन नंबर। पैन नंबर आप ऊपर भी भर चुके हैं, आप उसी पैन नंबर को यहां पर भर सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अपने रेजिडेंशियल एड्रेस पर ही बनाया हुआ है, तो वही मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं। इसके बाद है टेलीफोन नंबर रेजिडेंस का, मेरे पास कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल सकता हूं। इसके बाद है एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आपको काम का कितना अनुभव है। तो जैसा कि मैं ऊपर भर चुका हूं कि मेरी जो फर्म है वो 2011 में स्टैब्लिश हो गई थी, तो लगभग 8 वर्ष का अनुभव आप यहां भर सकते हैं। अगर आपको काम का कोई अनुभव नहीं है तो आप यहां पर NA कर दीजिए या NIL कर दीजिए और आगे बढ़िए। 15वें सवाल में हमें बताना है कि हमारी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी क्या है, यानी कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं। तो अभी मैं कपड़े की ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं वो यहां भरूंगा। ये काम मैं कब से कर रहा हूं, तो ये काम मैं जिस डेट से कर रहा हूं या जिस साल से कर रहा हूं वो मैं यहां भर देता हूं। इसके बाद है प्रपोज एक्टिविटी, यानी कि ये जो लोन मैं ले रहा हूं ये किस काम के लिए ले रहा हूं। अब हो सकता है आप अपनी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी यानी कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उसी के लोन ले रहे हो, तो आप वही काम दोबारा यहां पर कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी नए काम के लिए लोन ले रहे हैं तो आप उस काम को भरिए जिस काम के लिए आप लोन ले रहे हैं। जैसा कि मैं यहां पर कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन लेना चाहता हूं, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी में स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं वहां वो भर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पे जवाब देना है कि हमारे एसोसिएट कंसर्न्स कौन कौन सी हैं और उसका एसोसिएशन का नेचर क्या है। एसोसिएट कंसर्न्स क्या होती हैं? हो सकता है जिस फर्म के लिए आप लोन ले रहे हैं उसके अलावा भी आपकी कोई फर्म हो जिसमें आप प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, तो आपने उस फर्म का नाम और उस फर्म में आप किस तरह से जुड़े हुए हैं उसकी जानकारी यहां पर देनी है। तो यहां पर मेरी कोई और फर्म नहीं है तो यहां पर मैं इसको NIL करके आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपकी कोई और फर्म है तो आप उसकी डिटेल यहां पर भरिए, और नहीं है तो NIL जरूर लिखिए, उसको खाली मत छोड़िए। इसी में नीचे पूछा गया है रिलेशनशिप ऑफ प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स या डायरेक्टर्स विद द ऑफिशियल्स ऑफ द बैंक या डायरेक्टर ऑफ द बैंक। मतलब कि क्या आप जिस बैंक में आप लोन लेने जा रहे हैं उसके किसी ऑफिसर से या किसी डायरेक्टर से आपके साथ कोई रिलेशनशिप है, क्या आप उसके कोई रिश्तेदार हैं। अगर ऐसा है तो आपने रिलेशनशिप यहां पे लिखनी है, नहीं तो आप यहां पर नो करिए और आगे बढ़िए। अब है हमारी बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज जो कि एग्जिस्टिंग है, यानी कि हो सकता है जब आप ये लोन लेने जा रहे हैं उस समय ऑलरेडी आपने कहीं से कोई लोन ले रखा हो, कोई लिमिट ले रखी हो, या आपका करंट अकाउंट किसी और बैंक में चल रहा हो। अगर ऐसा है तो उसकी जानकारी हमें यहां पर बैंक को प्रोवाइड करनी होगी। तो अब मेरा कहीं से भी कोई लोन नहीं है तो ये नीचे वाले जो सारे के सारे कॉलम है वो तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मेरा जो करंट अकाउंट है वो पहले से ही मेरा SBI में और OBC में है। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रेजेंटली बैंकिंग विद के अंदर SBI एंड OBC।
बाकी ये जो नीचे के सारे कॉलम्स हैं ये मेरे लिए नॉट एप्लीकेबल हैं, तो मैं यहां पर नील लिख देता हूं। खाली कोई कॉलम नहीं छोड़ना है, आप पूरे फॉर्म को भरिए। इसी में नीचे हमसे पूछा गया है इफ बैंकिंग विद अवर बैंक कस्टमर आईडी बी गिवन हियर। अवर बैंक का मतलब जिस बैंक में आप ये लोन लेने जा रहे हैं, अगर उसी में आपका पहले से खाता है, आपका करंट अकाउंट उसमें पहले से है, आपकी लिमिट उसमें पहले से है, तो उसका कस्टमर आईडी आप यहां पर दें। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहां पर NA कर दें और आगे बढ़ें। इसके नीचे एक छोटा सा डिक्लेरेशन आपकी तरफ से आप दे रहे हैं कि इट इज सर्टिफाइड दैट अवर यूनिट हैज नॉट अवेल्ड एनी लोन फ्रॉम एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द पास्ट एंड आई एम नॉट इंडेटेड टू एनी अदर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर देन दोज मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 17 अबव। इसका क्या मतलब है कि आप ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि आपने किसी भी बैंक से कोई लोन पहले नहीं लिया हुआ है, और अगर लिया हुआ है तो उसकी जानकारी आपने यहां दे दी है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कॉलम में हमें भरना है कि हम क्या क्रेडिट फैसिलिटी या क्या लोन या क्या लिमिट लेने के लिए बैंक के पास जा रहे हैं। अब यहां मैं आपको बताऊं कि मैं जिस बैंक को अप्रोच कर रहा हूं उसमें मैं 20 लाख रुपए की कैश क्रेडिट की लिमिट, वर्किंग कैपिटल की लिमिट लेने जा रहा हूं और 30 लाख रुपए का टर्म लोन लेने जा रहा हूं। तो मुझे वो अमाउंट्स यहां पर भरने हैं। यहां पर इन लैक्स पहले से लिखा हुआ है, तो यहां पर आपने सिंपली, अगर मैं 20 लाख रुपए की लिमिट लेने जा रहा हूं तो मैं यहां पर भरूंगा 20.00 पर्पस फॉर विच रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो लिमिट आप ले रहे हैं ये किस काम के लिए ले रहे हैं। तो कैश क्रेडिट की जो लिमिट होती है वो वर्किंग कैपिटल के लिए होती है, तो आप यहां पर लिखें वर्किंग कैपिटल फॉर बिजनेस। अब है प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब ये जो 20 लाख की लिमिट आप ले रहे हैं इसका आप क्या करेंगे, कहां इस्तेमाल करेंगे। तो लिमिट का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है स्टॉक्स के लिए, डेटर्स के लिए और अदर करंट असेट्स के लिए। साथ में हमसे पूछा गया है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप यहां पर दे सकते हैं लगभग, मेरे हिसाब से जो मेरा अनुमान है, मेरी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी लगभग 52 लाख रुपए की होगी। तो मैं यहां पे भर देता हूं ₹52 लाख। आगे हमसे पूछा जा रहा है वेदर कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफर्ड। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब जिस चीज के लिए आप लोन ले रहे हैं उसके अलावा अगर आप कोई सिक्योरिटी बैंक को दे रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहां पर मैं एक फ्लैट दे रहा हूं जो कि मेरे पिताजी के नाम पर है, वो इस लोन के लिए, इस लिमिट के लिए मैं कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में दे रहा हूं। फ्लैट वही है जहां पे कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो मैं क्या करूंगा, इसी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस यहां पे कॉपी करूंगा, जो कि एक्चुअली मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, मेरे पिताजी के नाम पर है वो। तो यहां पर मैं लिखूंगा उस फ्लैट का एड्रेस। इसके आगे इसकी छोटी सी डिटेल भी देनी होगी हमें कि इसका मेजरमेंट क्या है। मान लीजिए कि मेरा जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट का है और ये चूंकि मेरे पिताजी के नाम पर है तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ मिस्टर एस अग्रवाल, जो कि मेरे पिताजी का नाम है। तो इस तरह से ये कॉलम भर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें भरना है कि टर्म लोन हमें कितना चाहिए। मुझे मशीन के लिए 30 लाख रुपए का टर्म लोन चाहिए। पर्पस फॉर विच रिक्वायर्ड परचेज ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी इस टर्म लोन के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी जो होगी वो यही मशीनरी होगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा मशीनरी कॉस्टिंग ₹40 लाख। तो ये मशीन की कीमत हो गई। कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी इस टर्म लोन के लिए भी वही रहेगी जो ऊपर लिमिट के लिए दी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सिंपली लिख दूंगा सेम एज अबव। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं कोई और क्रेडिट फैसिलिटी, कोई और लोन या लिमिट इस बैंक से नहीं चाहता। तो आगे एलसी या बीजी के आगे मैं लिखूंगा निल, अदर्स के आगे में मैं लिखूंगा निल। और अब यहां पर है टोटल। तो टोटल जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो है 20 लाख रुपए की लिमिट और 30 लाख रुपए का लोन, यानी कि हो गया 50 लाख। यहां पे मैं लिखूंगा 50.00। तो इस तरह से हमारा ये वाला कॉलम भी भर जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट अप्लाइड, मतलब ये जो मैं कैश क्रेडिट की लिमिट, सीसी की लिमिट जो 20 लाख रुपए की बैंक से मांग रहा हूं, इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है।
कैश क्रेडिट लिमिट का जो आधार होता है वो निकलता है हमारे टर्नओवर से, और हमारी जो वर्किंग साइकिल, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स और इनकी जो पोजीशन में हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, इसके आधार पर बैंक हमारी कैश क्रेडिट की लिमिट को निकालता है। तो मैं 20 लाख रुपए की कैश क्रेडिट की लिमिट ले रहा हूं, तो मैं यहां पर भरूंगा 20.00 लाख। अब इसके लिए मैं क्या प्रोजेक्शंस दे रहा हूं? मान लीजिए ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं ये 2019-20 में भर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्शंस हम यहां पर देंगे वो हम देंगे सन 2020-21 की, यानी कि जिस साल में हम ये फॉर्म भर रहे हैं उसके अगले साल के प्रोजेक्शंस आपने यहां देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा। तो अब मैं 20-21 के लिए जो मैं सेल्स प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए वो मैं कर रहा हूं 140 लाख, यानी कि 1,40,00,000 रुपए की। वर्किंग साइकिल, मेरी जो वर्किंग साइकिल है वो 3 महीने की है। वर्किंग साइकिल का क्या मतलब होता है कि हमारा जो कैश है वो वापस कैश में कितने दिन में कन्वर्ट हो जाता है। हमने पैसा है हमारे पास में, उस पैसे से हमने कच्चा माल खरीदा, उसको फैक्ट्री में उससे माल बनाया, उस माल को बेचा, बेचने के बाद में हमारा जो पैसा वापस आया, इस पूरे साइकिल में जो समय लगता है उसे वर्किंग साइकिल कहा जाता है। मेरे बिजनेस में मेरा यह अनुमान है कि वर्किंग साइकिल 3 महीने की होगी, तो इसलिए मैंने यहां 3 मंथ्स भरा है। इन्वेंट्री, मेरे पास जो माल होगा वो लगभग कितने का होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास जो माल होगा वो लगभग 30 लाख रुपए का होगा। डेटर्स, डेटर्स यानी कि मैं जो माल बेचूंगा उसकी उधारी लगभग कितनी होगी, तो वो मैं मान के चल रहा हूं कि 20 लाख रुपए की होगी। ऐसे ही क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी कि जो माल मैं खरीदूंगा, जो कच्चा माल मैं खरीदूंगा बाजार से, उसके लिए मुझे कितना उधार मिल सकेगा, तो लगभग 15 लाख रुपए का मेरा अनुमान है कि मुझे उधार मिल जाएगा मार्केट से। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स क्या होते हैं? मेरा कैश या बैंक बैलेंस, या मैंने अपने सप्लायर्स को अगर कोई एडवांस दिया हुआ है तो वो होता है अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो ये मेरा अनुमान है कि लगभग 2 लाख रुपए का होगा। अब आ जाता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, यानी कि इस पूरा जो मेरा पैसा लगने वाला है इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, मेरा स्टेक क्या होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर मैंने बताया कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो 30 लाख रुपए की है, डेटर्स 20 लाख रुपए के हैं और अदर करंट एसेट्स 2 लाख रुपए के हैं। तो ये तो वो सारे मद हैं जहां पे कि हमारा पैसा लगने वाला है। तो इसका टोटल कितना हुआ? 30 लाख प्लस 20 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 52 लाख रुपए। अब इसमें से 15 लाख रुपए का मुझे माल उधार मिल जाएगा मार्केट से, तो 15 लाख रुपए मैं इसमें से घटा देता हूं। तो 52 लाख रुपए में से 15 लाख घटाकर हो गया 37 लाख रुपए। अब इसमें से 20 लाख रुपए की मैं लिमिट ले रहा हूं बैंक से, तो ये 20 लाख रुपए भी घट जाएगा। 37 लाख रुपए में से बचा 17 लाख रुपए, तो 17 लाख रुपए का होगा हमारा कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं। इस कॉलम में हमें देना है हमारी टर्म लोन रिक्वायरमेंट के बारे में, हमें बैंक को बताना है कि जो टर्म लोन हम ऊपर मांग रहे हैं उसकी डिटेल क्या है। टर्म लोन, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैं 30 लाख रुपए का टर्म लोन ले रहा हूं, जिससे मैं एक टेक्सटाइल की मशीनरी खरीदूंगा। उस टेक्सटाइल मशीनरी की जो कीमत है वो 40 लाख रुपए की है। अब इसकी डिटेल हमें यहां देनी है। सबसे पहले हमें बताना है टाइप ऑफ मशीन। तो टाइप ऑफ मशीन है टेक्सटाइल मशीनरी। पर्पस फॉर विच रिक्वायर्ड, ये मशीन हमें क्यों चाहिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक, मुझे कपड़ा बनाने के लिए ये मशीन चाहिए, वेदर इंपोर्टेड या इंडिजिनस। ये जो मशीन है ये मैं कहीं फॉरेन से इंपोर्ट कर रहा हूं या ये इंडियन है। तो मेरे केस में ये मशीन मेरी इंडियन मशीन है, तो मैं यहां लिखूंगा इंडिजिनस। नेम ऑफ सप्लायर, मैं ये मशीन किस सप्लायर से खरीद रहा हूं। मान लीजिए मेरी जो मशीन है ये अहमदाबाद में मेरा सप्लायर है, उससे मैं खरीद रहा हूं, तो मैं उसकी कंपनी का नाम और शहर का नाम यहां मेंशन कर देता हूं। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, उस मशीन की कीमत क्या है? मशीन की कीमत है 40 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड बाय द प्रोमोटर्स, यानी कि मैं अपना इस मशीन को खरीदने के लिए कितना पैसा लगाऊंगा। मैं लोन अगर 30 लाख रुपए का ले रहा हूं तो मेरा अपना पैसा 10 लाख रुपए लगेगा, तो यहां आ गया 10 लाख। लोन रिक्वायर्ड हो गया ₹30 लाख। तो ये हो गया टर्म लोन रिक्वायरमेंट की सारी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटीज ऑफर्ड। कोलैटरल सिक्योरिटी यानी कि मैं इस लोन के लिए क्या कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहा हूं, और साथ में थर्ड पार्टी गारंटी की जानकारी भी हमें यहां पर देनी है। यहां पर लिखा हुआ है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस बैंक्स आर नॉट टू टेक कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन्स अप टू
10 lakhs टू एमएसएमई यूनिट्स, मतलब यदि आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कोलैटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा में आता है और मुद्रा में कोलैटरल सिक्योरिटी या पर्सनल गारंटी नहीं देनी होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी गारंटी। अब चूंकि मैं जो प्रॉपर्टी यहां पर बैंक को दे रहा हूं एज कोलैटरल सिक्योरिटी वो मेरे पिताजी के नाम पर है, तो मुझे अपने पिताजी की पर्सनल गारंटी भी बैंक में देनी होगी। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो यहां पर मुझे सबसे पहले नाम देना है। पर्सनल गारंटी की जरूरत कहां कहां पर पड़ती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, गारंटर क्यों चाहिए के नाम से। आप वो जाकर देखें, उसमें आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी कि पर्सनल गारंटी की रिक्वायरमेंट कहां कहां पर बैंक को आती है। तो यहां पर मैंने पिताजी का नाम लिख दिया। रेजिडेंशियल एड्रेस मैं पहले ही दे चुका हूं ऊपर, जहां पर मेरा ऑफिस भी है, और वही फ्लैट मैं इसको कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक को ऑफर भी कर रहा हूं, तो वही मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं। यहां पर देना है टेलीफोन नंबर, आपके पिताजी का टेलीफोन नंबर या जिसकी भी पर्सनल गारंटी आप दे रहे हैं उसका टेलीफोन नंबर यहां पे देना है। यहां पे मैं पिताजी की पर्सनल गारंटी दे रहा हूं तो उनका टेलीफोन नंबर मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। उनका मोबाइल नंबर भी यही है। उनकी नेटवर्थ मतलब उनकी अपनी नेटवर्थ क्या है। उनकी नेटवर्थ लगभग 85 लाख है मेरे अनुमान के अनुसार। और यहां पर हमें देना है उनका पैन नंबर। तो ये होगी गारंटर की डिटेल्स। इसके बाद आ जाती है कोलैटरल सिक्योरिटी। जो कोलैटरल सिक्योरिटी आप ऊपर भर चुके हैं उसी की यहां पे कुछ और जानकारी बैंक ने मांगी है हमसे। तो सबसे पहले हमें बताना है नेम ऑफ ओनर ऑफ कोलैटरल, यानी कि जो कोलैटरल सिक्योरिटी हम बैंक को दे रहे हैं उसका ओनर कौन है, उसका मालिक कौन है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि मैं जो फ्लैट दे रहा हूं मेरे पिताजी के नाम पर है, तो मैंने उनका नाम यहां पर लिख दिया। अब कोलैटरल सिक्योरिटी की नेचर क्या है, नेचर जो है वो है रेजिडेंशियल फ्लैट। उसकी डिटेल्स क्या है, डिटेल्स हम यहां ऊपर पहले ही भर चुके हैं, वही डिटेल्स आप यहां कॉपी कर सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या है आपके अनुसार, आप जो कोलैटरल सिक्योरिटी, जो फ्लैट, जो मकान, जो घर या प्लॉट आप बैंक को दे रहे हैं उसकी वैल्यू आपके अनुसार लगभग कितनी है वो आप वैल्यू यहां भर सकते हैं। तो हमारे अनुसार हमारा जो फ्लैट है जो हम बैंक को दे रहे हैं उसकी वैल्यू लगभग 75 लाख रुपए है, तो हम यहां लिख देंगे 75.00, क्योंकि यहां पर रुपीज इन लैक्स पहले ही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है 21 नंबर कॉलम, जिसमें हमें बताना है पास्ट परफॉर्मेंस या फ्यूचर एस्टिमेट्स, यानी कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका पिछले 2 सालों में कैसा काम रहा और आगे आने वाले जो 2 साल हैं उसमें कैसा काम रहेगा। यहां पर मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि अगर आप केवल लिमिट लेने जा रहे हैं, आपको टर्म लोन लेने नहीं जा रहे हैं बैंक में, तो फिर तो आप केवल अपने आगे 2 साल के एस्टिमेट्स या प्रोजेक्शंस दे सकते हैं, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप टर्म लोन लेने भी जा रहे हैं बैंक के पास में किसी मशीन के लिए, किसी फर्नीचर के लिए, इक्विपमेंट के लिए, तो फिर जितने साल का टर्म लोन आप बैंक को मांगेंगे, मान लीजिए आप 7 साल का टर्म लोन बैंक में लेने जा रहे हैं, तो आपको 7 साल के प्रोजेक्शंस या एस्टिमेट्स बैंक को देने होंगे। वो आप अपने सीए से या अपने अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं। चलिए अब हम यहां पर भरते हैं कि हमें पिछले 2 सालों में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, हमारे फर्म का, हमारे बिजनेस का, और आगे आने वाले 2 सालों में कैसा रहेगा। तो अब जो कि हम ये फॉर्म भर रहे हैं 2019-20 में, तो पिछले 2 साल हमारे बन जाते हैं 2017-18 और 2018-19। तो यहां पर आपने भरना होगा कि आप पीछे के किन 2 सालों का एक्चुअल फिगर दे रहे हैं और आगे आने वाले किन 2 सालों के आप एस्टिमेट्स या प्रोजेक्शंस बैंक को दे रहे हैं। तो यहां पर जो पीछे के 2 साल हैं मेरे केस में वो 2017-18 और 2018-19 हैं। तो मैंने यहां पर भर दिया 2017-18 और 2018-19। ये तो हो गए पीछे के 2 साल। आगे आने वाले 2 साल हो जाएंगे 2000, एक तो जो साल चल रहा है यानी कि प्रेजेंट ईयर या करंट ईयर जिसको हम कहते हैं, और अगला साल हो गया 2020-21 यानी कि आगे आने वाला साल। इस तरह से आप इसको यहां भर सकते हैं। चलिए अब हमें बताना है नेट सेल्स, यानी कि
पीछे के 2 सालों में क्या क्या सेल हमने करी थी। 2017-18 में जो मेरी सेल थी वो 90 लाख रुपए की थी। यहां पर लैक्स यहां पहले से लिखा हुआ है, तो आपने केवल अपनी फिगर यहां पर मेंशन करनी है। 17-18 में मेरी सेल 90 लाख, सॉरी 17-18 में मेरी सेल हुई 70 लाख रुपए की। 18-19 में मेरी सेल हुई 90 लाख रुपए की। 19-20 में जो मेरी सेल का मैं अनुमान लगा रहा हूं, एस्टिमेट लगा रहा हूं, वो है 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। और 20-21 में मेरा जो प्रोजेक्शन है वो है 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। चलिए इसी तरह से हम अपने प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट हुए हैं पीछे के 2 सालों में और करंट ईयर में और आगे आने वाले साल का जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं प्रॉफिट, वो हमें यहां बताना है। 2017-18 में जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो 6 लाख रुपए का कमाया। 18-19 में ये प्रॉफिट बढ़कर हुआ 7.5 लाख। 19-20 यानी कि करंट ईयर में मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट लगभग 8,75,000 रुपए का होगा। और 20-21 में मेरा प्रॉफिट बढ़कर 11.5 लाख रुपए का होगा। ये मेरे प्रोजेक्शंस या एस्टिमेट्स हो गए। इसके बाद है कैपिटल, यानी कि मेरा अपना स्टेक, मेरा अपना शेयर कितना लगा हुआ है मेरे बिजनेस में। तो 17-18 में मेरा जो कैपिटल लगा हुआ था वो 15 लाख रुपए का था। 18-19 में बढ़कर हुआ 19 लाख रुपए। 19-20 में मेरा अनुमान है कि बढ़कर हो जाएगा 25 लाख रुपए। और 20-21 में ये बढ़कर हो जाएगा 35 लाख रुपए। तो इस तरह से हमने अपने पीछे के 2 सालों के एक्चुअल फिगर्स और करंट ईयर और अगले साल के प्रोजेक्शंस हमने यहां पर दे दिए। हो सकता है आपका बिजनेस बिल्कुल नया हो, तो आपके पीछे के कोई फिगर्स ना हो, तो आप इन वाले कॉलम्स में नॉट एप्लीकेबल लिखकर आप केवल करंट ईयर के और अगले साल के प्रोजेक्शंस यहां पर दे सकते हैं। लेकिन इनको खाली नहीं छोड़ना है, आपने भरना जरूर है। अब हमें बताना है हमारे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, यानी कि हमारे लाइसेंसेस, हमारे रजिस्ट्रेशंस, हमारी जो फीस होती है, हमारे इनकम टैक्स के रिटर्न्स, जीएसटी के रिटर्न्स, इन सब की जानकारी हमें यहां पर बैंक को उपलब्ध करवानी है। सबसे पहले इसमें पूछा गया है रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। हर स्टेट का अपना रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, जिसके अंतर्गत आपको जाकर अपने शॉप की, अपने एस्टैब्लिशमेंट की जानकारी देनी होती है। उसमें आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ज्यादातर स्टेट्स में ये फैसिलिटी ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर ऑनलाइन नहीं उपलब्ध है तो आपको इसके दफ्तर में, इसके ऑफिस में जाकर ये रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन उपलब्ध है और उस रजिस्ट्रेशन का नंबर मैं यहां पर बैंक को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेरा है, मान लीजिए ये है। अगला आ जाता है रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई। अब एमएसएमई के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उद्योग आधार के थ्रू होता है। तो आप उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर दे सकते हैं। अगर आपने उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन लें, जो कि ऑनलाइन हो जाता है। उसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बहुत जल्दी वो रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। मैं यहां पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भर देता हूं। चलिए, अब ये पूछ रहा है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता मुझे नहीं है क्योंकि मैं कपड़े में काम कर रहा हूं, तो यहां पर मैं नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर देता हूं। लेटेस्ट सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल्ड। सेल्स टैक्स अब चूंकि जीएसटी से रिप्लेस हो चुका है, तो हमें यहां बताना है कि जीएसटी का रिटर्न जो लेटेस्ट है, यानी पिछले महीने का जीएसटी रिटर्न या पिछले क्वार्टर का जीएसटी रिटर्न आपने फाइल किया है या नहीं किया है। तो अगर आपने फाइल किया है तो यहां पर आप यस को सिलेक्ट करें और यहां पर लिखें जीएसटी रिटर्न फाइल्ड अप टू, जिस महीने तक का जीएसटी रिटर्न आप फाइल कर चुके हैं वो आप यहां पर भर दें। लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड। इनकम टैक्स रिटर्न आपको हर साल भरना होता है, आपको पता ही है, तो आपने यहां पर भरना है। आपने यहां सेलेक्ट करना है यस और यहां पे भरना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19। एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग। आपका कोई लाइसेंस की फीस, कोई रजिस्ट्रेशन की फीस या कोई और सरकारी फीस ड्यू नहीं होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं होनी, ओवर ड्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप सारी फीस को भरकर यहां पर नो को सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें। मान लीजिए कोई फीस अगर आपकी ड्यू है भी, तो आप यहां पर यस लिखकर उसे यहां भर सकते हैं कि मेरी इस चीज की फीस ड्यू है, और फिर आप बैंक को बता सकते हैं कि फीस आप कब तक भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताना है
हमारे आईडी प्रूफ का नंबर, जब आप बैंक में लोन लेने जा रहे हैं तो आपने अपने आईडी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें लेकर जानी होती हैं, तो आप आईडी प्रूफ का नंबर यहां पर भरिए। तो जैसे मान लीजिए कि मैं अपना पैन नंबर या पैन कार्ड लेकर बैंक में जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपना पैन नंबर मैंने यहां से लिया और इसको मैं यहां कॉपी कर दूंगा। आईडी प्रूफ नंबर मेरा हो जाएगा पैन नंबर दिस। अब चाहें तो अपना आधार कार्ड का नंबर भी यहां पर दे सकते हैं। आप यहां लिख सकते हैं आधार कार्ड नंबर, और जो भी नंबर आपके आधार कार्ड का हो वो आप यहां भर सकते हैं इस तरह से। आगे एड्रेस प्रूफ हमें आपको यहां पे देना है। एड्रेस प्रूफ यानी कि जो जहां आप रहते हैं, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है और जहां आप काम कर रहे हैं, दोनों के ही प्रूफ आपने यहां पर देने हैं। इसके लिए यहां पर काफी ऑप्शंस आपके पास हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल बैंक को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं यहां लिख दूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर जुलाई 2019। तो इस तरह से ये आपका एड्रेस प्रूफ भी हो जाता है। इसके नीचे आप डिक्लेरेशन एक छोटा सा आपकी तरफ से दिया जाना है इसमें, जहां पर आप ये सर्टिफाई करते हैं कि आपने जो भी जानकारी यहां पर ऊपर दी है वो सही है, आपकी कोई लोन या कोई लिमिट किसी और बैंक से नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई ड्यूज, कोई स्टैच्यूटरी ड्यूज, कोई ओवर ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो इस तरह से आप यहां डिक्लेरेशन देते हैं। इसके नीचे आपने यहां आपके सिग्नेचर्स करने हैं। अगर आप फर्म की तरफ से ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपने फर्म का स्टैंप लगाना है, फिर यहां पर आपने साइन करना है अपना। यहां पर आप साइन करें और साइन करने के बाद में ये फॉर्म पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ये जाना कि 1 करोड़ रुपए तक का बिजनेस लोन का फॉर्म कैसे भरा जाना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।